सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग समान अध्ययन की कक्षा में हैं और संविधान के तहत आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन करेंगे। जानकारी में मैं दे दूं कि कहीं भुला गए होंगे कि हम लोग कहाँ से चले हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस कड़ी में कि आपकी कक्षा में 4 भाग होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और समान अध्ययन, जो एसएससी के लिए आवश्यक होती है। बिहार एसएससी के लिए तो इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं है, रेलवे में इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी इंग्लिश सेंट्रल एसएससी और केंद्र की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें इंग्लिश को पढ़ना आवश्यक होती है। और आवश्यक ही नहीं बल्कि उसको अच्छे ढंग से कमांड करना चाहिए। रीजनिंग एक आसान खंड है। समान अध्ययन रेगुलर पढ़ने की चीज़ है, चाहे वो पेपर से पढ़िए, न्यूज़ चैनल से पढ़िए, और एक ट्रेडिशनल समान अध्ययन होती है जो कक्षा के माध्यम से भी आप आगे पढ़ रहे हैं। 8 खंड है मुख्य रूप से। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, संविधान है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करेंट और विविधा है। हम लोग फिलहाल देख रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में से एक है वो है संविधान। बिल्कुल शुरू से यदि परिचर्चा करें तो संविधान क्या है, वहाँ से हमने अपनी बातचीत संविधान के विकास कैसे हुए उसके विषय में बताया गया था। संविधान की विशेषता के कड़ी में ही फिर हम लोगों ने संघ राज्य क्षेत्र का अध्ययन किया। उसके पहले प्रस्तावना पढ़ा। संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, मूल अधिकार भाग 3 12 से 35 कंप्लीट पढ़ा है। आज हम लोग इस खंड में 2 चैप्टर बाकी है। एक है नीति निर्देशक तत्व और दूसरा है भाग 4 क, एक अनुच्छेद 51 क के तहत स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आलोक में आज हम लोग मूल कर्तव्य का भी अध्ययन करेंगे। ये 2 के बाद वक्त मिला तो फिर हम लोग संघ की विधायिका में प्रवेश कर जाएंगे कि पहला खंड आपकी कंप्लीट और मैक्सिमम क्वेश्चन पहले खंड से ही रहते हैं। फिर संघ की विधायिका और कार्यपालिका से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका सीधे यदि आप चले तो चुनाव आयोग, चुनाव का समय है तो चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, एवं पंचायती राज। ये तो हुआ कि संभावित क्षेत्र कौन कौन सा है, लेकिन आप तो सारे चैप्टर को पढ़ के जाते हैं। इसी कड़ी में हम लोग पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहते हैं और यह जैसे मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय था, उसको न्यायालय के द्वारा हम लागू करा सकते थे, और यह राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को दिया जाता है, नागरिक के साथ साथ गैर नागरिकों को भी दिया जाता है। आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय के माध्यम से कितने रीट जारी करवा सकते हैं? 5 रीट याद होगा, मैंडेमस, हेबस कार्पस, सर्सरियडी, प्रोहिबिशन और क्वा वारंट, सब कुछ याद है। इसी क्रम में आपकी जानकारी में यह भी है कि जहां मूल अधिकार का मूल उद्देश्य पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है, वहीं पे नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जहां मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, वहीं यह नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। जहां वो नकारात्मक है वहीं यह सकारात्मक है। तो ऐसे मूल पक्षों का अध्ययन करने के बाद आपकी जानकारी में यह भी है कि जहां अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा थी, वहीं अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। तो राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद में, एक अनुच्छेद 12 और एक अनुच्छेद 36। तो हमारी परिचर्चा यहीं से होगी। फिर 36 से 51 के बीच में कम से कम 5 आर्टिकल्स को कभी नहीं भूलेंगे। एक आर्टिकल 39 जिसमें हम निःशुल्क न्याय की व्यवस्था वगैरह भी की गई है। 40 जिसमें ग्राम पंचायत का गठन है। 44 सबसे अभी चर्चित आर्टिकल है 44 यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। क्यों? क्योंकि अभी एक राज्य है जिसने इसको लागू कर दिया है और वह है उत्तराखंड। आज़ादी के बाद वो पहला राज्य है जिसने उसने लागू किया। उसके पहले गोवा में लागू था, लेकिन गोवा में किसी विधानमंडल के द्वारा पारित नहीं था, बल्कि जब हम पुर्तगाल से उसको लिए थे तो उस
लॉ के अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस हमें उसे वो मिला, लेकिन आज़ादी के बाद विधानमंडल के माध्यम से उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य, इसलिए अभी कोई भी परीक्षा देने जाएंगे तो ये करेंट का भी क्वेश्चन बनेगा, विविधा का भी क्वेश्चन बनेगा और संविधान का भी क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए इसको ध्यान करके रखिएगा। आर्टिकल 47, इसमें हम मूल रूप से पोषण स्तर की बात करते हैं कि राज्य पोषण स्तर को उठाने की दिशा में काम करेगा। 48, कृषि और पशुपालन को आधुनिक करेगा। और इसी क्रम में लास्ट में 51, अंतर्राष्ट्रीय जो वैदेशिक संबंध है वो वसुधैव कुटुंबकम पे आधारित, तो जियो और जियो देने दो जो बुद्ध की फिलॉसफी है उस पर आधारित है। इसी 5 आर्टिकल्स को याद करके आपको जाना है। जैसे आपने संविधान में याद किया होगा आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, विधि का शासन है। आर्टिकल 15 जाति धर्म क्षेत्र वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 16 अवसर की समता। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो उसी तरह से हम शुरुआत करना चाहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक। हाँ जाइए, यहाँ क्यों बैठेंगे? नहीं, पर चल रहा कंबाइंड जब होगा तब अपनी सूचना, कंबाइंड करेंट वेंट का 1-2 होगा कि जो है उसको दीजिए, इसको प्राथमिकता दीजिए भाई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिख लिए पहले। अरे शुरू लिखेंगे। यह तत्व राज्य को दिया जाता है। यह तत्व राज्य को दिया जाता है नागरिकों के कल्याण के लिए। नागरिकों के कल्याण के लिए। नागरिकों के कल्याण के लिए जिसकी व्याख्या भाग 4, इसकी व्याख्या भाग 4 भाग में है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, 36 से 51 के बीच वर्णित है। 36 से 51 के बीच वर्णित है, तब रटा रहना चाहिए। 36 से 51 के बीच वर्णित है। किस भाग में है? 4। किस अनुच्छेद में है? बहुत अच्छा। किसको दिया गया है? राज्य को। किस लिए दिया गया है? कल्याण के लिए। ये जो बजट देखे होंगे, बजट का एक वीडियो भी भेजे थे, बिहार बजट का भी, उसमें देखे होंगे कि राज्य सरकार 8 बिंदु पर फोकस कर रहा है। तो 8 बिंदु में क्या है? रोजगार, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण। ये कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है कि नहीं? 2,79,000 करोड़ की बिहार की बजट है 2024-25 की। बिहार की कोई परीक्षा देने जाओगे तो पूछा जा सकता है। और बिहार का आर्थिक विकास दर देश में सबसे अधिक है, 10.64, जबकि राष्ट्रीय औसत राष्ट्रीय स्तर पे 7.5 है। वैश्विक स्तर पे आर्थिक विकास 3.5 के आसपास है। खुद समझ जाओ कि उससे दुगुना, उसमें 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ोगे तो 7.5 हो गया, उसमें फिर 3 जोड़ दोगे तो लगभग बिहार का याद करने के लिए अच्छा तरीका है। ठीक है कि नहीं? कि कभी भुला गए कि बिहार का आर्थिक विकास दर कितना था, तो विश्व का याद रखो, विश्व से दुगुना कर लो लगभग, और उसमें जितना दुगुना करोगे उसमें जोड़ दो 10.64। वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके आसपास तो विकल्प में ऐसा थोड़ी है कि 10.64, 10.54, 10.44 ऐसा तो देगा नहीं। जब भी देगा
तो वो 10.64 देगा, जब भी देगा तो 9.64 देगा, नहीं 11.64 देगा। तो आराम से आप आकलन करके भी बना सकते, ठीक है कि नहीं। आँख का नाक यदि खुला हो तो बना सकते। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी संज्ञान में दिया, फिलहाल कि किसको दिया गया, तो राज्य को। किसके विरुद्ध दिया गया, तो किसके विरुद्ध नहीं, किसके समर्थन के लिए दिया गया, तो व्यक्ति के समर्थन के लिए दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अरे तुम टिटवे का इंजेक्शन ले लेना, कुत्ता काट लिया है ना, हाँ तो ले लेना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना लिख देना। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है। आयरलैंड से लिया गया, लिख दिए, नहीं लिया, यह आयरलैंड से लिया गया, यह आयरलैंड से लिया गया, यह आयरलैंड से लिया गया, यह आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। यह डीपीएसपी, यह कौन, हाँ ऐसा नहीं कि हम ही को कहना कि सर यह मतलब डीपीएसपी। डीपीएसपी लिखेंगे, डीपीएसपी राज्य का नैतिक कर्तव्य, राज्य का नैतिक कर्तव्य और एक सकारात्मक निर्देश देता है, और एक सकारात्मक निर्देश देता है, और एक सकारात्मक निर्देश देता है, सकारात्मक निर्देश देता है। ठीक है। सकारात्मक निर्देश देता है। हम तुमको क्या देते हैं, सकारात्मक निर्देश देते हैं। हम आपको जो बताते हैं कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तो क्या है ये, वही चीज वो है। तो इस सकारात्मक निर्देश के माध्यम से क्या एस्टेब्लिश करता है, कल्याणकारी राज्य। इसके माध्यम से राज्य क्या एस्टेब्लिश करता है, तो कल्याणकारी राज्य। तो लिखेंगे इसके माध्यम से, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा इसके पॉइंट करके, इसके माध्यम से राज्य, इसके माध्यम से राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना पे बल देता, पर बल देता है। पर बल देता है। याद रहे कि यह शासन का मूलभूत आधार है। नेक्स्ट पॉइंट, यह शासन का मूलभूत आधार है, यह शासन का मूलभूत आधार है, यह शासन का मूलभूत आधार है, एवं इसे न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते, एवं इसे न्यायालय से लागू नहीं करा सकते, इसे न्यायालय से लागू नहीं करा सकते, इसे न्यायालय से लागू नहीं करा सकते। तो आपकी परीक्षा में इतना याद रह जाए तो 90% समाधान हो गया। जब भी पूछेगा यहीं से पूछेगा। अब 10% के लिए आपको तो आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक है कि नहीं। नहीं तो जो आपका क्वेश्चन का स्तर है वो इतना से काफी। जय जय। कौन कौन से तत्व, पहला आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, जब मैं बता दिया तो आपको बोलना है। पहला भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। दूसरा
आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड कहाँ से लिया था? स्पेन से। वो सब जब कमीशन ऑफिसर बनना चाहिए फिर तब उस समय जाने। तीसरा, अरे कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट उसी तरह से जैसे लिखा है बोलिए, आपको जैसे याद आता है उसी तरह से बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। राज्य का शासन का मूलभूत आधार है। चौथा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। पांचवा, डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं है। छठा, यह सकारात्मक निर्देश है। सातवां, हाँ हो गया, यह राज्य का नैतिक कर्तव्य है। यदि पूछेगा कि राज्य का नैतिक कर्तव्य की चर्चा संविधान के अनुच्छेद कितना में है या किस भाग में है, तो ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर दीजिएगा। नैतिक कर्तव्य को मूल कर्तव्य समझ लीजिएगा। हालांकि मूल कर्तव्य भी नैतिक कर्तव्य ही है, लेकिन मूल कर्तव्य आम नागरिक को दिया गया है, जबकि राज्य का नैतिक कर्तव्य राज्य को दिया गया है, जिसका संबंध किससे है? नीति निर्देशक तत्व से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीपीएसपी। इसको याद करके रखें, ठीक है कि नहीं? इसके अलावा अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें यदि इतनी बात पचा लिए, अभी से लेकर कल तक, परीक्षा तक, भवन तक याद रह जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके स्तर में। लेकिन जो 5 अनुच्छेद है वो तो रट्टा मार, 36, 39, 40, 44, ठीक है, 47, 48, 51, सर वो तो 7 हो गया सर, महाबुर्बक कहने के लिए ना कहते हैं 5 नहीं। लेकिन ये जो 5-6 है उसको एकदम कंठाग्र कर लेना है। जैसे अभी कोई बच्ची बता रही थी 14 से 18, एकदम एग्जैक्ट, एकदम रट लेना है, क्योंकि 14 से 18 परीक्षा में, आपकी परीक्षा में बराबर पूछता है। 17 अक्सर पूछता है अस्पृश्यता का अंत। जब मालूम है यही पूछेगा, इसी कॉपी से पूछेगा, उसी में कंफ्यूजन गाँव हो जाएगा, वो उपाधियों का अंत गया। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5 यदि गलत कर देते हैं, फिर निगेटिव पॉजिटिव काट के कुछ ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद पश्चाताप होता है, ठीक है कि मालूम है कि जब यही पूछेगा तो क्यों नहीं इसको याद करके रखें, ठीक है कि नहीं? अनावश्यक तथ्यों के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है कि सर स्पेन से लिया गया है उसको भी रट ले, नहीं, वो सब ज्ञान के लिए, कुछ चीज़ें ज्ञान के लिए होती है, ठीक है कि नहीं? और कुछ चीज़ें परीक्षा उपयोगी होती है। तो जो मैं बताया वो ज्ञान भी था उसमें, लेकिन मैंने कहा कि उसको रुक जाओ। जब आयरलैंड याद हो जाएगा जिसको, वो तो स्पेन अपने आप याद कर लेगा। लेकिन जिसको आयरलैंड ही नहीं पता है कि आयरलैंड से लिया गया, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, तो गायब हो जाएगा। वो स्पेन क्या याद रखे? इसलिए थोड़ा सा बेसिक्स हमेशा क्लियर रखना चाहिए। आगे लिखेंगे नीति डीपीएसपी के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। डीपीएसपी के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पहला, राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 की तरह ही राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, किसकी तरह? अनुच्छेद 12 की तरह है। अनुच्छेद 12 की तरह। 12 नहीं पढ़े हैं? पढ़े थे ना जितेंद्र जी? पढ़े थे कि नहीं? 12 पढ़े थे ना? सर याद नहीं, हम नहीं आए थे। वाह, ये कहने से काम तो ही चलेगा। तो व्हाट, ऑलरेडी यूट्यूब पे रहता है, ऑलरेडी आपके ग्रुप में रहता है। छूट जाए किसी दिन तो नोट कर लो उससे। यूट्यूब पे आपके ग्रुप वाले में तो है ही। हाँ, ग्रुप में नहीं था? कौन सा? अच्छा, भेज देंगे, ठीक है भेज। शनिवार रविवार को तुम सरस्वती मैया की जय कर रहा था, जब जो रूटीन है उसको फॉलो अप करो, बात खत्म है। मैं नहीं थी, मैं नहीं था, सरस्वती जी नहीं गई थी। सरस्वती जी तो बृहस्पतिवार को ही गई थी, क्या जी? तबीयत क्या होता है, जवान आदमी का तबीयत नहीं खराब होता है,
तबीयत खराब होता है बूढ़े लोगों का, जवान आदमी का क्या तबीयत खराब होगा? दवा खाओ आ जाओ, ठीक है। 102 बुखार में तो हम पांच कक्षा लिए हुए हैं यहाँ। 101 102 में 5 6 6 कक्षा 10 घंटा 12 घंटा लिए। तुमको तो पढ़ना है, बैठ करके सुनना है, लिखना है, क्या दिक्कत है? कक्षा मत छोड़ो कभी। ये एकदम बेसिक इस लाइन में हो, कंपटीशन के लाइन में एकदम एक सूत्र मंत्र बना लो। हम घर पे पढ़े कि ना पढ़ें, लेकिन हमारा 3-4 घंटे की 2-3 कक्षा नहीं छूटनी चाहिए। बस ये यदि मंत्र बना लोगे तो धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल हो जाए। चलिए ठीक है, कहाँ थे हम लोग? 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 की तरह। दोनों याद हो गया? पूछेगा राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? रुको ना यार, जानम समझा करो ना। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36, ए और सी। हो गया ना? जो पूरा पढ़ा मारा ठीक से, जो नहीं पढ़ा ए पे मारा, खुशी मनाया, बाहर निकला, कहा कि भाई वो में सीओ रहे 36 रहे आए कत, अब कत तो गेला, ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए प्रश्न भी पूरा पढ़ो और विकल्प भी पूरा पढ़ो। ये नहीं क्या रही तो डटा हुआ आ गया राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 डटा हुआ था। अरे यार देखो अनुच्छेद 36 भी है उसमें। या कभी कभी ये भी देता है ना, राज्य की परिभाषा वर्णित है 1 2 3 4। 1 में दे देगा 12, 2 में दे देगा 16, 3 में दे देगा 18, फिर 4 में दे देगा 36, 1 और 4 हो जाएगा। तो वो प्रश्न चुन लोगे, उसमें नहीं दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होगी? यही ये मिल गया रंग दिए। ये नहीं कि थोड़ा सा परीक्षा का दबाव ऐसा होता है कि लड़का को ये मिल गया हुल्ले रे, उसके बाद वाला देखने का उसको लगता है कि हो ही गया, बात खत्म हो गई। इसीलिए क्वेश्चन के विकल्प को पूरा पढ़िएगा। हल्का प्रश्न हो तो और पढ़ना चाहिए। चलिए खैर, तो मेरे द्वारा इस बात की चर्चा की गई कि राज्य के, और यह भी ऑलरेडी आपको जानकारी में है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है कि राज्य के आंतरिक मामले में किसी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप। सारी बातें हमने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षा में, इसी कक्षा में मैंने कर दिया है, ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े। इसके बाद आइए महत्वपूर्ण अनुच्छेद में लिखेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये सब छोड़ो, लिखो 39, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। 36 का सीधा अर्थ अनुच्छेद 39 क्या है? 39 में है कि राज्य स्त्री और पुरुष के लिए समान अवसर, राज्य स्त्री और पुरुष के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए समान अवसर, समान अवसर प्रदान करेगा एवं अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण करेगा। अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण करेगा। अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण करेगा। अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण करेगा। 39 में क्या है बोलो बाबू? छत्तीस में क्या है? 36 में क्या है? 39 में क्या है? 39 में है ना, समान अवसर है ना। अब तो आप लोग मिलिट्री में भी जा सकते हैं यदि शारीरिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप मिलिट्री में भी जा सकते हैं। इससे अच्छी बात होगी, पहले मिलिट्री में स्त्रियां नहीं जाती थी। धन्यवाद। पहले मिलिट्री में स्त्रियां नहीं जाती थी, महिलाएं नहीं जाती थी, बहुत जगह प्रतिबंधित था। लेकिन अब देखो कि न केवल जा सकती हैं बल्कि
विशेष रूप से आरक्षण है। कई जगह तो राज्य के सिविल सेवा से लेकर राज्य की हर सेवा में 35% और शिक्षण के कार्य के लिए 50%। तुम लोग के लिए तो बल्ले बल्ले है। इसलिए साल 2 साल 1.5 साल 6 महीना बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है कि नहीं? भविष्य उज्जवल है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाओगी। नहीं 1-8 लाख रुपया तब तक वेतन उतन हो ही जाएगा। तुम समझ रही हो, 1-8 लाख जेब में रहेगा तो आधा पागल तो ऐसे ही आदमी हो जाए, ठीक है कि नहीं? एक हमारी शिष्या है, अभी डीपीओ है, तो पहले रिक्शा वाला से 4 आने के लिए झगड़ा करती थी। जब सीडीपीओ बनी तो आई, तो मंजू किससे आई हो? सर अपनी गाड़ी। कितना अच्छा लगा। उस गुरु के भाव को समझो कि जो बच्ची सब साइकिल से, घोड़ा से नहीं, और बोलो ना क्या चीज से आती है, और क्या चीज से आती है बोलो, रिक्शा से, टांगा से, मतलब कहने का अर्थ है कि अनेक साधनों से आती, टेम्पू से। अब तो टेम्पू नहीं रहा, अब हो गया वो नहीं इलेक्ट्रिक ई रिक्शा। हाँ हाँ हाँ, नाम सब समय समय पे चेंज। हम लोग टेम्पू पे चढ़ते थे पहले, अब ई रिक्शा आ गया है ना। 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया चढ़ करके आती है। अचानक से फिर नौकरी वोकरी मिलेगा, अभी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। 1-8 लाख 5 महीना का वेतन एक बार में मिलता है, 5 लाख। तुम समझो, ठीक है कि नहीं? तुम समझो कि क्या हालात तुम्हारी होगी। आधा पागल तो ऐसे ही हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है कि नहीं? तो सर आप लगते भी थोड़ा थोड़ा आधा पागल टाइप। अरे यार ऐसा नहीं सोचो, ठीक है कि नहीं? होता है ऐसा कि उसके लिए प्रयास करने पड़ते, मेहनत करनी पड़ती। कहीं पर भी कंपटीशन शब्द जुड़ गया ना, जब भी प्रतियोगिता परीक्षा हो गई तो कंपटीशन, चाहे वो 2 लाख भी सीट रहेगा ना, टीचर में ही देखते हो लाखों सीट रहती है, फिर भी 50% लड़का फेल करता है कि नहीं करता? 2-3 लाख फॉर्म भरा, 1-8 लाख पास किया, तो न होने वाले की भी संख्या होती है। सीधी सी बात है। कंपटीशन जब भी हो गया तभी आपको अच्छे ढंग से मेहनत करके काम करना हो। 36 क्या हो गया? 39 क में इसको जरूर याद रखिएगा। तो लिखेंगे 39B में, अनुच्छेद 39B में अनुच्छेद 39B में अनुच्छेद 39B में 39B में स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। कितना आसान है। 39 खत्म, बोलो 39 क्या है? समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए, और जहां पर ये लगा हो BAC होता है ना, तो समझो उसको संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तभी ना लिखाए थे ना कि मूलतः 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 8 अनुसूची है, वर्तमान में 12 अनुसूची है, 25 भाग है। पहले था 26 लेकिन अब हो गया फिर 25। आज से 10 साल पहले 26 लिखाते थे, अब फिर 25 लिखाते हैं। तो सब संशोधन वगैरह होता रहता है। 25 भाग है और 450 से अधिक अनुच्छेद है। तो अलग से 450 नहीं है, 444 नहीं है, 442 नहीं है, वो मूल अनुच्छेद में ही। मूल अनुच्छेद में ही क्या जुड़ जाता है, समझ गए कि नहीं? तो इसको ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पूरा जब खत्म हो जाए तो कहिए कि सर सब बात तो समझ गए सर, 395 क्या 397 नहीं बताए सर, 401 का 410 नहीं बताए। हम कहे महाबुर्बक, शुरू दिन से बता रहे हैं नहीं कि किसमें जुड़ जाता है वो। ABC जो भी है उसको समझिए कि ये संशोधन से जोड़ा गया और यह 42वां संशोधन से जोड़ा गया। तो और भविष्य के लिए तो यह 42वां संशोधन से जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। लिखना नहीं है,
समझ लेना है, समझ विकसित होगी तो याद ही रहेगा। चलिए आगे। अब आइए 40। 40 काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ग्राम पंचायत की चर्चा है। तो लिखने से पहले 4 बार बोलो 40। हट, कहते हैं हम 40 तक, कहता है कि 40। 40 ग्राम पंचायत, 40 40 40 ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत 40 36 36 36 36 39 बी 39 बी 40 ग्राम पंचायत 40। अब हमको लिखाना है, लिखो ना, अपने देख रहा है चेहरा। 40 ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए 40 40 पहले महत्वपूर्ण एकदम रट लेना है। अब आ जाओ, रुको रुको, 42 वाली से 42 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 43। लिखो 43, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43। फिर उसी तरह से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको लिख लो। निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। जैसे मजदूरों का रेट फिक्स होता है तो उसको क्या कहते हैं? निर्वाह मजदूरी कहते हैं। पहले देखते थे, पहले लोग 10 रुपया में लेबर ले जाता था, अभी 500 में नहीं मिलता, जबकि रेट उसका 333 रुपया है, ठीक है कि नहीं। लेकिन 500 जितना सरकार फिक्स करती है उससे 1.5 गुना अधिक वो अपने डिमांड को बनाए रखता है। तो जबकि देखो, अकुशल श्रमिक की संख्या भी अधिक है और उसको काम भी अधिक है। जब राज्य विकास करता है, भौतिकवादी उपलब्धि प्राप्त करता है, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था करता है, तो मजदूरों का डिमांड क्या होता है? साथ में पैसा आता है नागरिकों के पास, तो मकान बनाता है, अपना कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो उसका डिमांड क्या होता है? हो सकता है 600 भी ले। जो राजमिस्त्री है वो 1000 लेता है, तो उसका रईसी देखते हो, वो आएगा, हाँ देखेगा, अब मात्र कुल मिला के 100 ईंटा जुड़ेगा। क्या रईसी में रहता है वो, ठीक है कि नहीं। पूरा ऐश करता है वो, और देखो कि 1000 रुपया लेता है वो, ठीक है कि नहीं। लंच रहे, चाय वाय, मालिक के साथ वही गप करता है। मालिक में जो थे ना कनिक टेढ़ा, एक सीधा कर देवे। अरे तू थे राजमिस्त्री, अब तोरा हम दायित्व दिलियो तो तू बुझ नहीं, अब अहाँ बुझू, अहाँ के काज बुझे, हमरा ये टेंशन नहीं चाहिए। लेकिन डराएगा आपको कि इमर से लगे टेढ़ा भेज देते, अब आप डर गए, ठीक है। बाप, राजमिस्त्री कितना अच्छा है, बता भी रहा है कि टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। टेढ़ा उसका मजदूरी किया है, चलिए ठीक है। फिर कहेगा हाँ चिंता नहीं करूँ, हम एक सोच कर दे भाई। हाँ, जब मैं बनवा रहा था तो हमको बहुत पढ़ा रहा था, ठीक है। जबकि सब कोई ना कोई लक्ष्य का ही परिवार का ही जुड़ा हुआ था, किसी के पिताजी थे, किसी के चाचा जी थे, ठीक है कि नहीं। एक तो लड़का अपने मजदूरी करता था और वो रेलवे में अभी है, ठीक है कि नहीं, पढ़ता भी था, तो उसको ये प्रिविलेज दिए हुए थे कि पढ़ लो, क्लास कर लो, इसके बाद अपना जो करना है करना। उसको हम कहें, लेकिन कहा नहीं सर, हम काम करके पढ़ेंगे। कुछ लड़का सभी बड़ा खुददार टाइप का हो, तुम लोग को क्या है, जाओगे एकदम ऐसे करके जाओगे, खाना बना रहेगा, हाँ भोजन, चाप, निद्रा, कुछ। इसीलिए कई लड़का बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, 43 हो गया, निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग का विकास। फिर उद्योग में इसमें 43 क लिखो या 43A लिखो ना, ये लाइन लिख लो पहले, 43A। तैतालीस ए, 43A
इसको ध्यान रखना। लेकिन अब रटना किसको है सो सुना। लिख लिए? फिर भेज भी देंगे पीपीटी, चिंता मत करो। ठीक है, पहले बात को समझ लो। तो 43 में क्या है? कुटीर उद्योग पूछेगा या निर्वाह मजदूरी? राज्य का काम है कुटीर उद्योग का विकास करना, क्योंकि कुटीर उद्योग समावेशी विकास का सबसे सशक्त यंत्र है। और दूसरा है प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, उसको संशोधन से जोड़े। किस संशोधन से? 42वां। कौन सा आर्टिकल है? 43 का पहले ही कह दिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर आना चाहिए। अब आइए 44 पूछेगा, लिखो आउट, लिखो ना। हाँ आउट, आर्टिकल 44 आउट। आउट का मतलब समझे? बाहर, मतलब क्वेश्चन आउट हो गया। संस्कृत के पंडित जी मैट्रिक में पढ़ाते थे कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निस्सरती। कहते थे कि बूझ की क्वेश्चन पढ़ रहा है। मैट्रिक की परीक्षा में कुछ जो वो होता था, ट्रांसलेशन पूछा जाता था। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, देखो आज तक याद है। वह पैर से लंगड़ा है, सब पादे न खंजा, रटा दिए थे। 20 ऐसा अनुवाद था जिसको रटा दिए थे सर, कि बूझ की क्वेश्चने पढ़ रहा थे। अभी तक याद है, परसों हो गए, अभी तक याद है। ठीक है कि नहीं? तो उसी तरह से हम कह रहे हैं कि बूझ की क्वेश्चने पढ़ रहा थे। क्या? तो आर्टिकल 44, आर्टिकल का संबंध किससे है? 44 44 44 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता 44 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता 36 36 39 बी 43 43 को 42वां नहीं, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी 44 44 लिखो, हो गया हमारा काम खत्म। 44 समान नागरिक संहिता। अब यहां से मेरा काम शुरू होता है, यहां तक तुम्हारा काम था। 44 अब तुम पूछोगे कि सर ये समान नागरिक संहिता की होबे सर? तो होबे तुरंत होबे, तो की होबे तो समान नागरिक संहिता नाम से यह स्पष्ट है। समान नागरिक से एक ऐसा संहिता जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। हमारे देश में, रुक जाओ यार पहले समझ लो, हमारे देश में क्रिमिनल लॉ तो एक है, सभी जाति सभी धर्म, सभी लिंग, सभी वंश, सभी क्षेत्र के लिए क्या है, कुछ अपवादिक यदि छोड़ दे किसी पद की गरिमा के लिए, तो हमारे लिए सभी क्रिमिनल लॉ क्या है, सबके लिए समान है। लेकिन जो सिविल लॉ है वो हर धर्म का अलग अलग है, यहाँ तक कि जाति जनजाति का भी अलग है। अनुसूचित जनजाति का जो ट्राइबल लॉ है उससे उसकी सिविल सोसाइटी रेगुलेट होती है। तो उस सब को इंटीग्रेट करने के लिए और स्त्री के शोषण को रोकने के लिए, ट्रू सेकुलरिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए जो इंटीग्रेशन पे रहे, उसके लिए हमने समान नागरिक संहिता को लागू करने का जो उसमें दिशा निर्देश है वो रखा गया। पूरे विचार विमर्श के बाद बड़ी बड़ी परीक्षा के दृष्टि से पूछा जा सकता है कि समान नागरिक की अवधारणा, समान नागरिक संहिता की अवधारणा क्या है। इसके पक्ष और विपक्ष के संदर्भ में चर्चा करते हुए मंतव्य देखिए, आपका मंतव्य क्या है कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी परीक्षा में इससे कोई लेना देना नहीं। आपकी परीक्षा में लेना देना है, ठीक है कि नहीं, कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, क्या है, और हाल में किस राज्य ने इसको लागू किया। अभी बताए थे कि हाल में किस राज्य ने लागू किया, उत्तराखंड ने। हाल में किस राज्य ने लागू किया, बस यही 3 बातों को अब लिख लेना है। तो लिखेगा नोट, नोट लिखो, नोट। समान नागरिक संहिता एक ऐसी संहिता है
कैसी संहिता है जिसमें फौजदारी और नागरिक कानून, फौजदारी उसको कहते हैं क्रिमिनल लॉ को, फौजदारी और नागरिक कानून, कोई अंग्रेजी लिखते होंगे तो सिविल और क्रिमिनल लॉ, फौजदारी और नागरिक कानून में एकरूपता लाई जाती, एकरूपता लाई जाती। ठीक है, नोट नंबर 2। कुछ नहीं, फौजदारी कानून तो एक था ही ना, अभी बताया ना, क्रिमिनल लॉ तो एक है। तुम किसी के घर में चोरी करोगे, कोई जाति के होगे, कोई धर्म के होगे, जो कानून जो आईपीसी है उसी के अनुसार सजा होगी। लेकिन नागरिक कानून क्या है, अलग अलग है। ई बेचारा एक ही शादी कर सकता है, ठीक है कि नहीं, ई बेचारा 4 शादी कर सकता है, तो तुमको उससे क्या लेना देना है? तो इसको लेना देना नहीं, लेकिन 4 शादी कहीं ना कहीं स्त्री शोषण को बढ़ावा देता है, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से ट्राइबल लॉ भी है, ठीक है। तो इन सब के लिए एकरूपता की जरूरत थी और इसीलिए समान नागरिक संहिता को लागू किया। बड़ी परीक्षा में हम इसको विस्तार से बताते हैं, लेकिन आपकी कक्षा में विस्तार से जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतनी बात याद करके रख लें। नोट नंबर 2, हाल ही में उत्तराखंड में, और शायद एक दिन बताए भी थे, उस न्यायाधीश का भी नाम बताए थे जिसके अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई है। बताओ जी, न्यायाधीश का क्या नाम है? तुम बताओगे? हमारी परीक्षा में पूछेगा। वीडियो सब देख लेते हो ना, क्वेश्चन बैंक, हाँ एकदम सब रहेगा हिट। बताओ। संजना देसाई, बताए भी थे हम। अब मेमोरी को सुधारो, रिवीजन करो, कितना बार कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? नोट नंबर 3। अच्छा, नोट नंबर 2 गलती हो गई, क्षमा कर दो। नहीं, पहले जब तक क्षमा नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्षमा कर दिए, महाबेकूफ कैसा लड़का सब है, देखो इतना संस्कार विहीन लड़का सब है। कहता है यस सर क्षमा कर दिए। तुम नहीं बोले थे? अच्छा ठीक है, तो लिखेंगे भगवान को क्षमारे यार, हमको मनुष्य समझो। मनुष्य का सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो मनुष्य रह जाए। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे, और रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को भी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये भी क्वेश्चन है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला था, ये भी याद रखना। गीतांजलि एशिया में पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य यदि मनुष्य के रूप में रह जाए तो यह सबसे बड़ा विजय है। दूसरा, मनुष्य यदि देवता तुल्य हो गया तो उसकी पराजय है, और मनुष्य यदि दानव हो गया तब तो सबसे बड़ी पराजय है। आशा है भाव समझ रहे हो। व्यक्ति को व्यक्ति ही समझो। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, हम बुद्ध मार्गीय आदमी हैं, ठीक है। बुद्ध ने कहा था कि हर चीज को तर्क के कसौटी पे खड़े करने की कोशिश करो। अच्छा, जो बात मैं बोल दूं बाबू, कभी कभी वो बातें भी परीक्षा में पूछ ली जाती है, ठीक है कि नहीं। जैसे अभी मैंने कहा बुद्ध का एशिया का प्रकाश, देखो एशिया का प्रकाश बुद्ध, ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना। खैर अभी हम लोग वहाँ बुद्ध में नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर में नहीं है, लेकिन जो ज्ञान की बातें हैं उसको याद करके रखना। अभी जैसे शांति निकेतन का है, वहाँ पर अमूर्त विरासत सूची में उसको शामिल किया गया है। ये एकदम अभी कोई परीक्षा 6 महीना तक होगी, 1 साल तक होगी, तो वहाँ पूछा जा सकता है ये प्रश्न। गीतांजलि तो अब नहीं पूछता है, लेकिन वो प्रश्न पूछा जा सकता है शांति निकेतन। और रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में याद रखना, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिक्षा को प्रकृति से किसने जोड़ा था। उन्होंने कहा था शांति निकेतन के स्थापना के संदर्भ में कि बच्चे को हमेशा प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आजकल का देखते हो एसी क्लासरूम, ठीक है, डीसी क्लासरूम, नहीं। हमारे विद्यालय में स्विमिंग पार्क भी है, स्विमिंग पूल भी है, घुड़सवारी भी कराई जाती है। सो व्हाट? अरे आईपीएस बनेगा अपने सब जान जाएगा,
घुड़सवारी करना भी आईपीएस में सिखाया जाता है। पहले उसको मनुष्य बना दो, ठीक है कि नहीं, पहले उसको इंसान बना दो, बौद्धिकता दे दो, ठीक है, उसके बाद उसको जहां जाना है वो चला जाए। मूल बिंदु पे आ जाइए। देखिए आगे कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे रुको, हाल ही में उत्तराखंड में, हाल ही में उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, हाल ही में उत्तराखंड में इसे लागू किया गया। यूसीसी को, उसका शॉर्ट फॉर्म है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया, ब्रैकेट में लिख दो। पहले गोवा में लागू था, पहले गोवा में लागू था, पूर्व में गोवा में लागू था, पूर्व में गोवा में लागू था। ठीक है, पूर्व में गोवा में लागू था, पूर्व में। नोट नंबर 3, रंजना प्रकाश देसाई के, रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड यूसीसी समिति बनाई गई। रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी समिति उत्तराखंड में बनाई गई। उत्तराखंड समिति बनाई गई। उत्तराखंड समिति बनाई गई। ठीक है, किसने बनाया? रंजना, किसके अध्यक्षता में? किसके अध्यक्षता में? समझ गए ना? आशा है याद रखोगे इसे। 44 खत्म, 44 तक किसी को कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? अब रटने की, याद रखने की, रट भी लिए हो मोटे तौर पे। अब लंबे समय तक उसको 6 महीना, साल भर, जब तक कि कई बच्चे अभी मैट्रिक करके है तो उसको तो ग्रेजुएशन के बाद ही कोई अच्छी परीक्षा दे पाएगा, तो 5 साल तक। अब 5 साल में तो वो आईएएस के योग्य हो जाएगा यदि रेगुलर 6-7 घंटा पढ़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ेगा, इसके बाद क्लास करता रहेगा, किताब पढ़ने का अभ्यास करेगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन देखते रहो, सिलेबस देखते रहो, पेपर का एडिटोरियल पढ़ते रहो, तो आईक्यू डेवलप करो। जब आईक्यू डेवलप हो जाए, सारी समस्या आईक्यू में, आईक्यू डेवलप, ऐसे ही बड़ा आदमी बन जाओ। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। अब आइए, इसमें आर्टिकल 45 है, लिखोगे आर्टिकल 45। आर्टिकल 45, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा, लेकिन अभी हट गया। किस संशोधन के द्वारा ये मूल अधिकार में जुड़ गया? पढ़े होगे कल, चेंज सर बताए थे ना? नहीं बताए? एकदम बताए होंगे। इसको 21A से जो नहीं क्लास हुआ था क्या मूल अधिकार का? मूल अधिकार का क्लास हुआ था ना संपूर्णता से? क्या हुआ? अरे वाह, आर्टिकल अभी नहीं हुआ था ना, तो हम ही कर दिए थे। उसी चीज को क्यों पढ़ लिए? कहे नहीं सर को? कोई बात नहीं, कमीशन, ठीक, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये पूरा कर लिया जाएगा। जिन्होंने शुरू किया है वही पूरा करेंगे। हालांकि हम तो वहाँ परिचय तो पढ़ा ही दिए थे हम।
उस दिन कोई नहीं था, बहुत कम लोग थे। चलो ठीक ही हुआ, ठीक है, चलो पूरा हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। अब बुधवार को उनकी कक्षा, मंगल तक तो हम ही लेंगे, के बाद लेंगे। चलिए, कहाँ थे हम लोग? तो आर्टिकल लिख दो, नोट, संविधान संशोधन 86वां के द्वारा, संविधान संशोधन 86वां के द्वारा अनुच्छेद 21 क से जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 21 क से जोड़ दिया गया। चलो कल हम पहले इसको पूरा कर देंगे, मूल अधिकार को मैं ही पूरा कर दूंगा, ठीक है? चलिए, ओके। तो ये लाइन को रटना है, कितना बार रटना है? अच्छा 10 बार, 5 बार रटो, बोलो। याद है तो अच्छी बात है। मुंह खुला रहना चाहिए, नहीं तो मुंह में घुस जाएंगे बंद रहा तो। आर्टिकल 46 नहीं, नोट, संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 45 को अनुच्छेद 21 क से मूल अधिकार से जोड़ दिया गया। संविधान संशोधन 86वां के द्वारा, संविधान संशोधन किस आर्टिकल को अनुच्छेद 21 क से जोड़ दिया गया? यही तो याद करना है, यही तो पूछेगा। कौन सा संशोधन, किस आर्टिकल को 45 को किसमें जोड़ दिया गया? समझ गए? इसको याद करके रखना है। अब आ जाओ, देखो वो भी तैयार हो गया, हालांकि वो मूल अधिकार में भी मैं लिखाऊंगा, अभी भी लिख लिया, फिर वहां भी पूछूंगा कि बताओ जी कौन सा ऐसा आर्टिकल था जो नीति निर्देशक तत्व से अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद को इस अनुच्छेद से जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन से? कहोगे ना 86, कहोगे ना 45, कहोगे ना कि सर इसका मतलब यह है 21 का, इसी को तो याद रखना है। अब आ जाओ 46 छोड़ो, 43 पहले एकदम ठोस नहीं, मूल एकदम। वो याद हो गया तो लटकंपू ऐसे ही याद हो जाता है, मूल गायब रहेगा तो लटकंपू याद करके क्या करोगे? 47 आगे आ जाइए ना, आगे आ जाओ ना। नहीं सर पीछे ही ठीक है, आगे आप बहुत पूछते हैं सर, इसलिए हम लोग सर पीछे बैठे हैं कि जब तक आगे वाले से पूछिएगा तब तो हम लोग बुझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ठीक है? पोषण, लोक स्वास्थ्य, मद्य निषेध। अब इसका अर्थ समझते होगे। राज्य सरकार काम करती है, देखते हो पोषण अभियान चलता है, नहीं मद्य निषेध, देखो बिहार ड्राई स्टेट है, यहाँ मद्य निषेध नहीं, यहाँ पर मद्यपान नहीं कोई कर सकता है। और बात, अरे लॉ के अनुसार क्या है, करता है वो तो तुम नेपाल जाके कर लेता है, यहां भी 500 में। आप जनिक तौर पे समझा करो, नहीं तो तुम्ही को उठा के ले जाएगा, बताओ कहां पे मिलता है। हाँ, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्या है? बिहार ड्राई स्टेट, ड्राई का मतलब मद्य निषेध है, अच्छी बात है, इसीलिए ये आर्टिकल मैंने कहा याद कर लो, ठीक है? याद हो गया तो 47 बोलो। 2 बार और, एक बार और, एक बार और, ठीक है, ठीक हो गया, समझ गया। अब याद रखना, एक प्रोग्राम चलती है आईसीडीएस, जो आंगनवाड़ी योजना देखे होगे अपने गांव मोहल्ले में, तो वो प्रोग्राम कब से चल रही है? 1978 से। तो ध्यान रखना कि उसका संबंध आंगनवाड़ी से, लिखना नहीं है, हर चीजें लिखी नहीं जाती है। ये विश्व का सबसे बड़ा पोषण अभियान है। कौन? और जब तुम लोग की परीक्षा में
कोई इंडेक्स वगैरह पोषण से जुड़ा हुआ हो तो हम तो भेज ही देते हैं। हमारा तो सुबह एकदम सुबह शाम निश्चित रूप से करंट आ ही जाता है। विविधा 25 क्वेश्चन भी भेज देता हूँ, ठीक है कि नहीं। आप नहीं देखते होंगे तब तो ये अलग चीज़ है। अब सूरज का रोशनी के लिए खिड़की बंद रखिएगा तो थोड़ी ही सूरज की रोशनी मिलेगी, उसके लिए खोलना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको अब अभी हाल में एक पीएम पोषण अभियान भी चला है। इसका उद्देश्य यही है कि राज्य में या देश के बच्चों का पोषण का स्तर क्या हो जाए, उठे। क्योंकि देखोगे कि रिपोर्ट में आती है कि भारत में 2/3 और बिहार में 3/4 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और आप लोग जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें प्रोटीन पढ़िएगा, ठीक है। अभी एनसीईआरटी बैच भी शुरू किए हैं रात के 9 बजे। उसमें भी एक घटक शुरू किए थे, घटक पढ़ाए थे, भोजन के घटक। एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार जो उसका वो है उसके अनुसार बता रहे हैं। ऑनलाइन ही बैच है, उसमें भोजन का घटक वो 2 टॉपिक आप लोग के यूट्यूब पर भी है, तो देखो उसको पढ़ लेना। उसमें प्रोटीन के विषय में मैंने जानकारी दी। एक ऐसा आवश्यक तत्व है जो जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है, और उसकी कमी से मैरेस्मस और क्वासिकोड नामक बीमारी होती है। और यह 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। उसमें 10 प्रकार के जो है अति आवश्यक एमिनो एसिड है, जो आपके शरीर से के विकास निर्माण उससे जुड़ा हुआ है। खैर अभी हम लोग प्रोटीन में नहीं हैं, अभी हम लोग संविधान में हैं। लेकिन क्लास में 1.5-2 घंटा पढ़ते हो तो समझते ही हो कि कई चीज़ हम इकोनॉमिक्स भी बता देते हैं, करंट भी बता देते हैं, साइंस भी बता देते हैं। जो प्रसंग जैसे जैसे उठता है, यहाँ प्रसंग उठा पोषण का, तो पोषण में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, पानी। हालांकि पानी 0 कैलोरी देता है। कैलोरी में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, फैट सबसे ज़्यादा देता है, सबसे क्विक कार्बोहाइड्रेट होता है। और प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ आपका शरीर का भी निर्माण करता है। विटामिन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उपापचयी क्रिया में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें हिस्सा लेता है। मिनरल्स को खाने से कई बीमारी नहीं होती और शरीर का विकास भी होता है। पानी, टेम्परेचर रेगुलेशन, अभी गर्मी आ गया, देखोगे पानी खूब पियोगे। क्यों? क्योंकि पानी पीने से भोजन का पाचन और जो रेगुलेशन है टेम्परेचर का, उसमें हेल्प करता है। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो भूख, प्यास और ताप उन सबको नियंत्रित करता है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस। तो जब आप बायोलॉजी पढ़िएगा, मेरे ही द्वारा जब बताई जाएगी, तो उसमें इन सब बातों की जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन अभी से सुन के रखिए, हाइपोथैलेमस 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 बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी क्रम में हमने अभी आपको बताया कि अब लिखेंगे 48। लिखो 48। कृषि और पशुपालन का कृषि और पशुपालन का कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण। कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण। कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण। ये जो कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण है, अब देखो कि एग्रीकल्चर कितना आधुनिक हो गया, जबकि तुम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बैकवर्ड राज्य में तुम्हें देखना है तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर जाके देखो। 1 करोड़ का वहाँ ट्रैक्टर है, और 1 करोड़ का कोई ट्रैक्टर एक जगह नहीं है, एक एक गांव में 10-10 है, और जिसका ड्राइवर का वेतन 1 लाख रुपया है तो चलाने के लिए। सब ड्राइवर नहीं चला सकता है, समझ जाओ। मैकेनाइजेशन, तो यही ना आधुनिकीकरण है, नवाचार, मैकेनाइजेशन, ये सब राज्य का काम है कि करेगा। इसलिए देखते होगे कि राज्य ट्रैक्टर पे अनुदान देता है, आधुनिक यंत्रों पे अनुदान देता है, जिससे कि राज्य
कि किसान जो है आधुनिक हो सके, ठीक है कि नहीं। हाइब्रिड सीड से लेकर और जो सामान्य सीड है उन सब की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से सॉइल के गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं। सॉइल टेस्टिंग मैकेनिज्म है जिसमें 16 आवश्यक तत्व की परीक्षण की जाती है, अब 17 हो गया। आईसीआर का जो नया रिकमेंडेशन आया है अब वो 17 तत्व की परीक्षण पे बल देता है। मूल में आइए, 48 हो गया। 48 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 48 क क्या है? पर्यावरण को संरक्षण पे बल। तो लिखेंगे 48 क पर्यावरण संरक्षण पे बल है। पर्यावरण संरक्षण पे बल है। पर्यावरण संरक्षण पे बल है। पर्यावरण संरक्षण पे बल है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो 42वां संशोधन से जोड़ा गया। 42वां संशोधन से जोड़ा गया। 42वां संशोधन से इसे जोड़ा गया। याद हुआ कुछ गया, घुसा कि नहीं दिमाग में? हाँ। 48 का बोलो 5 बार। 5 बार बोलना है बच्चे। पांच बार। अभी तक 2 बार बोली हो तुम लोग। चलो खड़ा हो तुम। 44। अरे इतना बढ़िया से याद करा। 44 गायब कर दिया। 40। अपने मन से 5 आर्टिकल बताओ नीति निर्देशक तत्व का। बंद कर दें? चलो अपने मन से बताओ तो। कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ। तुम बताओगी, खड़ी हो। ये अपने ना हाथ उठाई हो, हम तो नहीं उठवाए हैं। बोलो। 40। वेरी गुड। 43 क। 43 क। 43 क। हाथ क्यों उठा दी? बैठो। तुम बच्चे उठो। 44। हट जाएं, दूर चले जाएं। अब होता है कई बार, मास्टर साहब सामने खड़े हो गए, जो भी याद है वो भी गया। बोलो। हाँ। 44। सामाजिक नागरिक, समान नागरिक संहिता। 45। 45 का जो संशोधन था सो याद करवाए थे ना? हम तो ऐसे नहीं पूछे हैं। अरे तुम बैठ क्यों गई? तुमको कहे बैठने के लिए। ये काम न चाहिए। जितेंद्र जी खड़े होइए। 36। नहीं नहीं नहीं, क्या है 36? शायद थे राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? और राज्य की परिभाषा 2 जगह है। तो देखिए ये बच्चा तेज है, खड़ा हो जी तुम। 39B। सब याद करा के हम पूछे हैं। 39B। तुम नहीं बताओगे तो ये बताएगी। गुस्सा हो हम पे? हाँ हाँ। 48 क। क्या जुड़ा गया? ये काम ना चली। हाँ, पर्यावरण का संरक्षण। 44।
मैं कूद जाऊंगा उधर से, समझ जाओ, उधर से कूदेंगे हम। हाँ नहीं नहीं, हमको वो नहीं, हमको बस अपने मन से नहीं बोलना है। तुम तेज लड़की हो, तुमसे तो अपने मन से पूछेंगे, तो भूसकोल से पूछते हैं। हाँ जी, बैठ, तुम बोलो, तुम्हारी इसमें सबसे अच्छी दोस्त कौन है? सब है, सबको फंसा दी, तो दोनों है, तब इससे पूछते हैं, पहले तुम खड़ी हो जी। फंसा दिया, बाहर जाके इसको थूड़ना। कहती नहीं सर, कोई दोस्त मेरी अच्छी नहीं है। आर्टिकल 40, वेरी गुड। 44, अरे वाह, वेरी गुड। 48 क, अरे वाह, ताली बजाओ इसके पक्ष में, बहुत बढ़िया। बैठो, उठो, वो तो बच गई। अब जाकर इसको पूर्णा बंद कमरे में बोलो। 36, हमारा हाल बंगाली वाला है, अपने तो तुम पिटाई खाई, सबको पिटाई खिला दी। कैसे नहीं खिलाई तुम उसको? राज्य की किस और अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा है? बताए थे ना, बताओ। नहीं, अब तो तुमसे क्यों पूछे, तुम्हारा मौका चला गया। किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में, कौन से राज्य ने लागू किया यूसीसी? कोई नहीं बोलेगा। पिन ड्रॉप साइलेंस, याद नहीं करते हैं। चलिए बैठ जाइए आप लोग, सेम। अब बैठो ना यार, बैठो। पूछते हैं वो तो याद रखते नहीं हो, तो याद रखना कि ये जो 48 को तक जो इतना याद कराए, इसलिए सब लिखाए भी नहीं हम, फिर भी कुछ कुछ वो बोली है उसको याद है ठीक से। ठीक है कि क्या नाम है बाबू? शिवानी, 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 हाँ ठीक है। अब हो गया, अब सब दिन तुमसे पूछेंगे। नहीं सर, वो गलती से सर आज बोल दिए हैं सर। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा 48 को बहुत इंपॉर्टेंट था जो अभी तक बढ़े। 49 50 याद नहीं रखना है, लेकिन 51 याद रखना है। लिखेंगे 51, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। घर पे आज याद कर लीजिएगा जाके। हाँ जी, लिखेंगे अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। बस इतना कम से कम क्या करना है, इसको आज जाकर 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक, हाँ कम से कम 36, 39 बी, 40, 43 को, 44 और 47, 48 को, 51, इतना तो 4 5 6 जो भी है उतना तो एकदम टिप्स पे रखो। और उसके बाद तुमको जो याद करने का मन हो पीडीएफ भेज देंगे, तो तुम 40 भी नोट कर लो, 49 भी नोट कर लो। तुमको याद करना है तो थोड़ी रोकेंगे हम, लेकिन पहले मूलधन। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले ब्याज। तो अब ये खत्म हो गया, अब लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट समझते हो ना? कल भी सर लिखाए थे, अभी देखे हैं, कल परसों पढ़ाए थे ना के एन झा सर। एक शाह कमीशन लिखा हुआ है, एकदम बताए में लिखा हुआ है कॉपी में। उन्होंने नहीं लिखे थे क्या शाह कमीशन? हम भी लिखाए थे, हम भी लिखाए थे। याद रहना, अरे हम लिखा है कि वो लिखा है, याद रहना चाहिए ना। शाह कमीशन का संबंध किससे है? आपातकाल से। ये अभी आर्टिकल फिर चर्चा में आई थी ये कमीशन, और जो चीज चर्चा में पुनः आ जाए, जैसे एक दिन बताए थे चुनावी बॉन्ड 2000 कब लागू हुआ था? 18 में लागू, 17 में आया था। तो क्वेश्चन आएगा अभी आपकी परीक्षा,
कि चुनावी बॉन्ड कब आया और कब लागू हुआ। तो हाँ, तो ऐसे तथ्यों पर विशेष बल दें जब भी कोई आर्टिकल चल, जैसे यूसीसी, क्यों कहे कि यूसीसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं? कौन बच्चा रो रहा है जी? तुम्हारा बज रहा है? अरे बच्चा सब, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को डांटे। ये उम्र तुम लोग का अभी खेलने खाने का है, कूदने का है, डांट खाने का थोड़ी है, थोड़ा बहुत पढ़ लेने का है। हाँ, आहा, इतना पढ़ लिए, समूचा रामायण पढ़ लिए, और रावण कौन पता नहीं तुमको। दूसरी बात, हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत मत गाओ, फिर भी बता देते हैं कि इसकी घोषणा राष्ट्रपति। नहीं तो ऐसा नहीं कि बाहर निकल के कहोगे मास्टर साहब से आज तेहन क्वेश्चन पूछ लो, मास्टर साहब चित्त भय गेला। तो यह नहीं सोचा, हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत इसलिए कहे कि इसके बाद का जो अध्याय है वो संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति ही। तो राष्ट्रपति पूरी एक कक्षा लेते हैं, इसे थोड़ा स्थिर होकर रहो ना, ठीक है कि नहीं? अब आ जाओ बूस्टर फैक्ट। पहला ये लिख लो, केटी शाह ने कहा, केटी शाह ने कहा, केटी शाह ने कहा, केटी शाह ने कहा कि डीपीएसपी एक चेक की तरह है। हाँ, केटी शाह ने कहा, केटी शाह एक संविधान विशेषज्ञ था, उसने कहा कि डीपीएसपी एक चेक की तरह है। चेक, हाँ, बैंक वाले चेक की तरह है, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसका भुगतान किस पर निर्भर करता है? बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 49 का संबंध, अनुच्छेद 49 का संबंध ऐतिहासिक स्मारक के संरक्षण से, ऐतिहासिक स्मारक के संरक्षण से, ऐतिहासिक स्मारक के संरक्षण से, ठीक है? अनुच्छेद 50 का संबंध, अनुच्छेद 50 का संबंध कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से है। बस इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, ठीक है? एक लाइन और लिख देना, अभी इसको देखकर याद आया। मूल अधिकार निलंबित हो सकता है और निलंबन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सुनो, हाँ पहले सुनो, क्लास है ना, तो क्लास में पहले सुनो, कंसेप्ट बनाओ, तब लिखो। लिखने के लिए तो सब चीज है ही, पीडीएफ भेज देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन पहले सुनो। मूल अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व का निलंबन, तो यदि कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना, तो लिखेंगे नीति निर्देशक तत्व का निलंबन नहीं किया जा सकता, नीति निर्देशक तत्व का निलंबन नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व का निलंबन नहीं किया जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ नीति निर्देशक तत्व की समाप्ति की घोषणा करते हैं और आशा करते हैं कि कल जब आप आइए तो जितने भी अनुच्छेद मैंने लिखाए हैं उसको कंप्लीटली, पूर्णता से, जैसे शिवानी ने अभी बताया,
कल भी आशा करता हूं कि कल भी आप इसी तरह से बताएंगी, और आप बताएंगे नहीं, आप लोग भी बताएंगे, ठीक है? वो तो बताएंगी, आप लोग भी बताएंगे, ये नहीं कि आऊगू माऊगू गाऊगू तो करने लगते हो जैसे उसकी तरह। तो आऊगू माऊगू गाऊगू नहीं करना है, वहीं वहीं रख दीजिए, वहीं रख दीजिए। अब आइए दूसरा, आज मेरा दो मूल चीज था, एक नीति निर्देशक तत्व और दूसरा मूल कर्तव्य। तो लिखिए मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। कौन कर्तव्य? मूल कर्तव्य। देखो मूल कर्तव्य में 5-6 चीज, 5-6 फैक्ट अथवा कॉन्सेप्शन रहना चाहिए। मूल कर्तव्य नागरिकों को दिया गया एक नैतिक कर्तव्य है। रुक जाओ। और मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था, लेकिन 1974-75 में लोकनायक का नाम सुने होंगे, जयप्रकाश नारायण का। राजेंद्र प्रसाद को बिहार में सबसे पहले फर्स्ट बिहारी थे जिनको हमने भारत रत्न दिया, जयप्रकाश नारायण को दिया। इसी कड़ी में हाल में अभी कर्पूरी ठाकुर को दिया। तो ये सब तो ध्यान रखना ही है। कर्पूरी ठाकुर के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी को दिया, उनके अलावा स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक को दिया, उनके अलावा पीवी नरसिंहा राव को दिया, उनके अलावा चौधरी चरण सिंह को दिया, जिनके जन्म दिवस पर हम किसान दिवस मनाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत रत्न 5 व्यक्ति को दिया गया। 1954 से भारत का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की परंपरा शुरू हुई और अब तक सबसे अधिक बार 2024 में ही प्रदान किए गए हैं। क्रम भी याद रखिएगा, कभी कभी क्रम भी पूछ लिए जाते, तो इन सभी क्रमों में कर्पूरी ठाकुर को सबसे पहले दिया गया, ठीक है कि नहीं? और सबसे लास्ट में स्वामीनाथन को दिया गया, जिनकी हाल में अभी मृत्यु भी हुई है। हालांकि यह विलंबित न्याय जैसा है। स्वामीनाथन को बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए। 2008 में ही स्वामीनाथन समिति ने एक सिफारिश भी की थी एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, जिसमें C2 के ऊपर फोकस किया गया और एमएसपी को कानूनी वैधता से जोड़ा गया, और जिसको लेकर पंजाब के किसान आज उद्वेलित है। उसकी भी वीडियो मैं भेज चुका हूँ। एमएसपी क्या है, एमएसपी में को लेकर विवाद की स्थिति क्यों है, एकदम 5-7, बहुत लंबा हम बनाते भी नहीं हैं, लेकिन जो सामयिक होता है उसको जरूर देख लीजिए। कभी ग्रुप में जाता है, कभी नहीं जाता है, ठीक है कि नहीं? और जब सब्सक्राइबर हैं उसके तो फिर तो शायद नोटिफिकेशन आ जाती है, तो उसको जरूर 5-7 मिनट का है, खाने के टाइम में देख लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए, तो एक कंसेप्ट पूरा क्लियर रहता है। और अभी तो स्वामीनाथन समिति पूछेगा ही, ठीक है कि नहीं? आप अनाप शनाप हजारों बातों को पढ़ लें, लेकिन सामयिक बातों को न ध्यान रखेंगे तो आपको कठिनाई होगी। जैसे अभी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो गुलजार उर्दू कवि और संस्कृत के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान रामभद्राचार्य को दिया गया। वो भी आपको वीडियो बना के भेजे हुए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 से शांति लाल जैन ने इसको स्थापित किया। 1965 से इसको देने की परंपरा आरंभ हुई। सबसे पहले जी शंकर कुरुप्पू को मलयालम ओडक कुणाल के लिए दिया गया। हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया चिदम्बरा के लिए। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में करके रखिए। आशापूर्णा देवी को पहली महिला थी जिन्हें प्रथम प्रतिश्रुति के लिए प्रदान किए गए थे। पिछले बार दामोदर मौजी को दिया गया था, इस बार 2024 में तो मैंने कहा गुलजार और रामभद्राचार्य। ऐसे सामयिक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते। फिलहाल तो मैंने आपको बताया सामान्य ज्ञान है तो कई एंगल से सिखाते हैं। अब तो एक सशक्त माध्यम भी हो गया है मीडिया, सोशल मीडिया, और जिसके माध्यम से भी आप 10-20 मिनट का एक्स्ट्रा आप यदि समय देंगे तो 25 क्वेश्चन तो मैं रोज़ भेजता हूँ, सैटरडे और संडे को छोड़ करके, क्योंकि इस दिन व्यस्तता मेरी और बिंदु पे होती है तो स्वाभाविक है। लेकिन कोशिश रहेगी कि हम सैटरडे संडे को भी, क्योंकि एक वीडियो तैयार करने में तो उसमें 10 मिनट लगते हैं, फिर उसके पहले की जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्वेश्चन का पीपीटी, बहुत लंबा जटिलताएं होती हैं। जैसे मौका मिलेगा तो अगले बार से हम संडे को भी, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है कि नहीं? और उसको जरूर देखिए। आपको ये लगेगा कि अभी तो हम सिर्फ संविधान पढ़े, क्यों देखें?
शब्दों से परिचय होगा। जब शब्दों से परिचय होगा, जब पढ़िएगा ना फिर, तो आपको लगेगा अरे ये सब तो सब सुना हुआ है, नहीं तो सब हौला हौला सब लगेगा क्या पहली बार जिंदगी में हम सुन ही रहे हैं इन सब शब्दों को। मैरेस्मस पहली बार सुन रहे हैं, क्वासिकोर पहली बार सुन रहे हैं। 4 बार सुनोगे तब नहीं याद रहेगा कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से यह बीमारी होती है। नहीं, एक बार में तो ऐसे भी याद नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, पहले भी मैंने कहा कि जिसको यदि किसी लड़के को एक बार में याद हो जाता है तो कोई परीक्षा की तैयारी नहीं करे, IAS को छोड़कर। 2 से 3 बार में याद हो जाता है तो PCS ऑफिसर को छोड़कर कोई परीक्षा की तैयारी न करे, उसका चयन पक्का है। और 4, 5, 6 बार में होता है तो SSC के लायक है, 7, 8, 9 बार में होता है तो रेलवे के लायक है, 10 बार के बाद भी याद नहीं होता है तो नालायक है। फिलहाल उसमें एक शब्द है फिलहाल, उन्हें वर्तमान में वो आप पूछते हैं ना कि सर हम किस योग्य हैं, तो नालायक। 10 बार के अंदर यदि याद हो जाता है तो मतलब आपकी स्थिति कहीं ना कहीं छोटे स्तर में हो जाएगी। लेकिन 10 बार के बाद भी कहिए कि सर नहीं होई छे, तो नहीं होई छे तो नहीं है तत्काल ये कहे में हमारा कोनो। हाँ, फिर मानसिक क्षमता धीरे धीरे बनती है, ठीक है कि नहीं, फिर धीरे धीरे विकसित हो जाती है। कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, तत्काल नहीं होगा, याद तो करना पड़ेगा ना। सर बहुत पढ़े छी, रात रात भर यही तो गलती करे छी, बहुत नहीं पढ़े के छे, खूब सूते के भी छे, खूब खाओ के छे, आरामो करो खूब, ठीक है, सिनेमो तिनेमो देखू, लेकिन ये पढ़ू मन से पढ़ू, 2 घंटा पढ़ लो मन से पढ़ू। क्लास में रहते हो, कहते हो ना कि सर 50% याद हो जाता है। 50% क्या होता है ये हमको आज तक नहीं समझ में आया, ठीक है कि नहीं। अभी जैसे सब निकलेगा कहेगा कि नहीं सर पढ़ाए, याद तो है लेकिन पूछते हैं ना तो डर जाते हैं, पटंगी करता है, डरता है। हम तो तुमसे डरते हैं, कहता है डर जाते हैं इसलिए भुला जाते हैं ठीक से उसको। हाँ, लगता है कि शब्द से परिचित हो गया, अच्छा 40 है 44 है, अच्छा। अब घर पे बैठे वही एक बार अड्डी मार के बैठो, उसको याद कर लो। नहीं, एक बार याद हो जाए, चूंकि कक्षा के साथ यदि याद कर लोगे ना तो फिर जो सोचोगे कि अच्छा पूरा संविधान पहले होने देते हैं, फिर पलथी मार के बैठेंगे, तब तक फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर प्रेशर बढ़ता जाता है, वो तो समझते ही हो। तो इसीलिए कोशिश करो कि जिस दिन कक्षा हो जाए उसको उसी दिन याद करके रख दो। चलिए, उसी क्रम में मूल कर्तव्य आया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दी, एक क्रांति की शुरुआत की जिसको छात्र आंदोलन कहा गया। सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ होने लगी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह को बुलाया और कहा कि नहीं, मूल कर्तव्य को संविधान में लागू कीजिए। क्योंकि तत्कालीन परिवेश में जब संविधान बना तो यह अपेक्षा नहीं की गई कि आजाद मुल्क का व्यक्ति नागरिक अपने ही कानून का उल्लंघन करेगा। इसीलिए हम लोगों ने मूल अधिकार के ऊपर अधिक बल दिया, अधिक वरीयता दी, अधिक व्यापकता दी, लेकिन मूल कर्तव्य का हमने चर्चा भी नहीं किया। तब उसको संशोधन से जोड़े, स्वर्ण सिंह समिति बनी, 42वां संशोधन लाया गया 1976, जिसको मिनी संविधान कहते हैं। अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, भाग 4 क जोड़ा गया। विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और इस संविधान के अध्ययन की कड़ी में रूस का संविधान सोवियत संघ था पहले, और सोवियत संघ के संविधान का अध्ययन के आलोक में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया जो नैतिक कर्तव्य है। इसको कानूनी कर्तव्य नहीं है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वां, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता एवं अन्य का यह कर्तव्य है कि अन्य में हम लोग सब आ गए कि बच्चों को स्कूल भेजे। यदि आपके मोहल्ला टोला का बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो माता पिता एवं अन्य का यह कर्तव्य है कि वो स्कूल जाए। तो इस तरह से इन 10 और फिर 11, तो जब जोड़ा गया तो 10 और अब कितना है 11। इस मूल कर्तव्य के विषय में इतनी ही बात है जिसको आपको याद करके रखना है। अब जितनी बात मैंने बताई फैक्चुअली नहीं, तथ्य के स्तर पर, उस सबको क्या करेंगे आप लिखेंगे, तो लिखेंगे मूल कर्तव्य। पहला, मूल संविधान में नहीं है, मूल संविधान में नहीं है। पॉइंट करके लिखते हैं ना, मूल संविधान में नहीं है। इसे 42वां संशोधन के द्वारा, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा
42वां संशोधन 1976 के द्वारा द्वारा 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आलोक में स्वर्ण सिंह हाँ यहां लिखा हुआ है स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आलोक में 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 अनुच्छेद 51 क अनुच्छेद 51 क भाग 4 क भाग 4 क भाग 4 क अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया जोड़ा गया कौन सा अनुच्छेद, कौन सा भाग, कौन सी समिति? अब लिखो, यह मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया जिसकी संख्या मूलतः 10 थी। यह मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया यह मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया जिसकी संख्या मूलतः 10 थी। जिसकी संख्या मूलतः 10 थी।